हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। दोस्तों, आप सब ने वर्षों से एक बात पढ़ी होगी कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो केंद्रीय सरकार है उनके ही अधीन है। इस दौरान जो कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें से एक है जो न्यूक्लियर पावर क्षेत्र यानी कि नाभिकीय शक्ति या नाभिकीय ऊर्जा वाला क्षेत्र है, वो सरकार के पास था। लेकिन अभी हाल में एक बिल जिसकी बहुत ज्यादा चर्चा हुई यानी कि शांति बिल, वो चर्चा में कई कारणों से है। एक कि जो निजी क्षेत्र हैं या जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी अनुमति मिल रही है इस ऊर्जा जनरेट करने की इस प्रकार से। और इसके अलावा एक और बात है कि आरटीआई के बाहर जिस दायरे में इसको रखा गया है, इसको लेके भी एक इशू चल रहा है कि क्या ये बाद में उतना ही उत्तरदायी होगा, जवाबदेह होगा। इन सभी विषयों पर हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। अंत तक आप देखोगे तो विल गेट मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस आर्टिकल। क्या है शांति बिल, क्या बदलाव है, क्या चिंताएं हैं और क्या कंक्लूजन हो सकता है, हम सब पे बात करेंगे। ठीक है, तो एक बार फिर से कि चर्चा में क्यों है? चर्चा में इसलिए है क्योंकि जो संसद में ये विधेयक है यानी कि शांति विधेयक है, इसका फुल फॉर्म है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया विधेयक जो है ये पारित हुआ। ठीक है, संसद में पारित हुआ। भारत के परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में यह ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार यह है जब निजी क्षेत्र को अनुमति मिल रही है कि आप भी ऊर्जा प्रोड्यूस कर सकते हैं भारत में। हाँ, ये जरूर है कि इसमें सख्ती की बात बहुत ज्यादा की गई है कि बहुत ऐसा नहीं कि आराम से कोई भी आया, किसी भी प्रकार का प्लेयर आया और वो बना के चला गया। हम इसी पे विस्तार से बात करेंगे। बस एक चीज बताता चलूं, मेरा टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, बातें, डिस्कशन सब कुछ यूपीएससी से रिलेटेड यहीं पे ही होगा। यहाँ पे जुड़ जाइए, बात करते हैं उस पर। ठीक है, चलिए, शांति विधेयक 2025 क्या बात करता है? ये निश्चित तौर पे भारत में एक नए परमाणु युग का सूत्रपात है। इसका फुल फॉर्म फिर से बता दूं, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। भारत में जो नाभिकीय शक्ति, नाभिकीय ऊर्जा की ट्रांसफॉर्मेशन की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। ठीक है, दो कानूनों का स्थान लेता है। जो परमाणु ऊर्जा अधिनियम था 1962 ही उसका स्थान लेता है, और नागरिक दायित्व परमाणु क्षति जो अधिनियम है जिसको CLNDA कहते हैं, बड़ा फेमस रहा था ये। ठीक है, ये इन दोनों का स्थान लेता है। यह विधेयक क्या है? संयंत्रों के निर्माण, संचालन, दुर्घटना की जिम्मेदारी और नियामकों की भूमिका से जुड़े नियमों को पूरी तरह से एक नए रूप में ढाल रहा है शांति बिल। देखो, नाभिकीय ऊर्जा किसी भी देश के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने वो ईटर वाला जो प्रयोग है बहुत लंबे समय तक सुना होगा, फ्रांस के दौरान जो चल रहा था। उसी प्रकार से भारत में भी नाभिकीय ऊर्जा को लेकर बहुत सीरियसनेस है। न सिर्फ कक्षाओं में पढ़ाया जाता है इसलिए, बल्कि सरकार भी इसको लेकर सीरियस रहती है क्योंकि भविष्य में ऊर्जा का बड़ा स्रोत हो सकता है। और हम सब ने नागासाकी हिरोशिमा में देखा कि नकारात्मक रूप से देखा जाए तो भी इसके दिक्कतें हैं, रिपरकशंस हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो क्या है 2047 तक भारत का लक्ष्य क्या है? 100 गीगावाट की परमाणु ऊर्जा को जनरेट करने का। 100 गीगावाट की वर्तमान क्षमता हमारी 7 से 8 गीगावाट की है, जिसको ये 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए कहीं ना कहीं इस प्रकार का अप्रत्याशित या बहुत बड़ा गोल है, निजी क्षेत्र को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा ताकि चीजें और बेहतर हो सकें। ठीक है, पूरी जिम्मेदारी के साथ, है ना। बात करें इसके आगे की तो 1962 का ढांचा क्या था? दरअसल है क्या कि नए शांति बिल को लाने के पीछे एक बड़ी वजह यह भी थी कि जो उसके पहले के नियम कानून थे वो थोड़े शिथिल थे या कुछ प्रकार से वो कहते हैं ना गति अवरोधक किस्म के थे। ठीक है, क्या था? 1962 से भारत परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में था। यह 1962 के दौरान ही भारत वो देश बना जहां पे इस प्रकार की चीजें शुरू हुई। फिर 1974 में जब हमने पहला परमाणु परीक्षण किया उसके बाद हमें सैंक्शंस भी लगे हम पे। ठीक है, लेकिन फिर भी भारत उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया, तो नियंत्रण में था। यह व्यवस्था उस समय की संवेदनशील प्रौद्योगिकी की जरूरतों के अनुरूप थी, लेकिन आज की ऊर्जा महत्वाकांक्षाओं के लिए एक सीमा बन गई है। अब यह अधिनियम जो है ये क्या है? पूर्णतः सरकारी एकाधिकार की बात करता है, निजी क्षेत्र के प्रवेश को वर्जित मानता है, धीमी गति से क्षमता वृद्धि की बात करता है और अंतर्राष्ट्रीय निवेश और सहयोग में बाधाएं उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि इतनी सारी रोक टोक है ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो भी प्लेयर होगा, कोई भी कंपनी होगी, कोई भी देश होगा, अगर आप में इन्वेस्ट करना चाहेगा तो उस प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाएगा। ठीक है, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट कर नहीं पाएगा क्योंकि इतने सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि हो नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए, तो क्या है इसमें कि पहला स्तंभ इसका क्या है? निजी पूंजी और विशेषज्ञता को अनलॉक करना। जो भाई प्राइवेट प्लेयर्स के पास भी ठीक ठाक पैसा है, बड़े बड़े देशों के बराबर का पैसा है, तो क्यों ना उनको थोड़ा सा और प्रमोट किया जाए, उनकी और बात की जाए। तो पहले क्या था कि केवल सरकारी संस्थाएं परमाणु संयंत्र स्थापित कर सकती थी। अभी क्या है कि सार्वजनिक और निजी कंपनियां परमाणु संयंत्र स्थापित कर सकेंगी। यहां पे क्या है? परमाणु ईंधन तकनीक और उपकरणों पर पूर्ण सरकारी एकाधिकार था। यहां पे क्या है? ईंधन तकनीक, उपकरण और खनिजों के परिवहन, भंडारण
भंडारण और आयात निर्यात में निजी भागीदारी संभव होगी। दिक्कत एक और है इसके साथ की, जो इस वाले पार्ट के लिए कही जा रही है कि ऐसा ना हो कि हम तकनीक किसी को बता दें और फिर वो प्राइवेट से अलग जगह वो पब्लिक हो जाए। हालांकि इसका पूरा ध्यान कहीं ना कहीं सरकारें ध्यान रखेंगी। एक और चीज है, शर्त क्या है कि जितनी भी संस्थाएं हैं उनको AERB से जो सुरक्षा जांच है उसको इंश्योर कराना होगा। AERB क्या है? एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटिंग बोर्ड, ठीक है। उससे आपको कहीं ना कहीं हर प्रकार के इफ्स एंड बट्स पे साइन करा के सारे टर्म्स एंड कंडीशन समझ के ही काम आप कर पाओगे आगे चीजों को, ठीक है। चलो, एक और बात क्या है कि दूसरा स्तंभ क्या है कि स्वतंत्र और सशक्त नियामक के निर्माण। पहले क्या थी? AERB की स्थापना हुई थी। AERB की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी, ठीक है। परमाणु ऊर्जा अधिनियम जो 1962 उसकी धारा 72 के तहत AERB की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो क्या है कि स्थापना एक कार्यकारी आदेश से हुई, यह वैधानिक निकाय नहीं था, निश्चित तौर पर नहीं था, ठीक है। बजट और प्रशासन के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE पे, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी पर निर्भर था। CAG 2012 ने क्या कहा कि हितों के टकराव कहा क्योंकि नियामक उसी विभाग को रिपोर्ट करता था जिसे नियंत्रित करता था। तो ये थोड़ी सी एक ऐसी बात थी जिसपे दिक्कत हो रही थी। अभी क्या है, शांति विधेयक के तहत AERB को यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड को पूरी तरीके से वैधानिकता का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी पूरी तरीके से भी हो चुकी है। यह DAE से स्वतंत्र एक स्वायत्त नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का रोल नहीं रहेगा। मतलब एटलीस्ट जो डिस्टर्बिंग वाला पार्ट हो जाता है कि आपको अलॉटमेंट्स नहीं मिलते हैं, पैसे नहीं मिलते हैं, उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो, अच्छा, जो नया तंत्र है और जो आधुनिकता है इस पे थोड़ा सा देख लिया जाए। परिस्थितिक तंत्र क्या है कि नई संस्थागत संरचना क्या होगी? परमाणु ऊर्जा निवारण सलाहकार परिषद लाइसेंसधारियों की शिकायतों सुनेगी, ये जो परिषद बनेगी, और विवाद समाधान में सहायता करेगी। जो नई प्रपोज्ड तरीके हैं, गंभीर परमाणु क्षति मामलों को संभालेगा और उसकी जवाबदेही तय करेगा। परिषद के आदेशों या जुर्मानों के खिलाफ अपीली प्राधिकरण भी होगा, ठीक है। खंड 2 क्या है? दंड प्रावधान में बदलाव क्या है? पहले केवल कारावास का प्रावधान था, अब क्या है? कम गंभीर उल्लंघनों के लिए मौद्रिक जुर्माना और गंभीर अपराधों के लिए कारावास की व्यवस्था की जाएगी। तो मौद्रिक जुर्माने पे की मान लो कि बहुत बड़ा कुछ दिक्कत नहीं है, बड़ा कुछ इश्यू नहीं है, तो आप पैसा देके भी छूट सकते हो वहां पे, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं कुछ और चीज क्या है। कुछ ऐसे भी विषय हैं जो बोन ऑफ कंटेंशन बने हुए हैं, ठीक है, गले की हड्डी बने हुए हैं, गले की फांस बने हुए हैं। देख लेते हैं क्या है। पहला क्या है? आपूर्तिकर्ता की जवाबदेही, ठीक है। इस पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं, है ना। क्या राइट ऑफ रिकोर्स का जो प्रावधान है उसमें कुछ संशोधन हुआ है, कैसे हुआ है थोड़ा उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। क्या है? पुराने कानून में क्या था? CLNDA जो धारा थी उसकी धारा 17 में संयंत्र संचालक 3 स्थितियों में उपकरण आपूर्तिकर्ताओं से मुआवजा मांग सकते हैं, जिसमें प्रमुख क्या था कि अगर दुर्घटना आपूर्तिकर्ता के दोषपूर्ण उपकरण या घटिया सेवाओं के कारण हुई तो मुआवजा मांग सकते हैं। इसमें बदलाव हुआ है। क्या है? उपरोक्त दोषपूर्ण उपकरण वाले क्लॉज को हटा दिया गया है। अब आपूर्तिकर्ताओं की जिम्मेदारी केवल लिखित अनुबंध या जानबूझकर किए गए नुकसान तक सीमित होगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गंभीरता बनाए रखनी जानी चाहिए थी, इसलिए इसको हल्का किया गया है। बात क्या है कि इसके पक्ष में एक बात क्या है कि जो विदेशी निवेशक हैं या जो निजी निवेशक हैं वो थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट हो गए। इसके विपक्ष में एक बात क्या है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज यहां पे होती दिखती भी रही है। अच्छा, अगला क्या है? जवाबदेही में बदलाव। क्यों और किस कीमत पे जो जवाबदेही बदली है? अभी सरकार का तर्क क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय निर्माता जैसे क्या कहते हैं वेस्टिंग हाउस पुराने कानून के कारण भारत में निवेश करने से हिचकिचाते थे। थोड़ी देर पहले मैंने इसी की बात की थी अभी, ठीक है। वे दशकों तक अनिश्चित दायित्व का जोखिम नहीं उठाना चाहते थे, ठीक है। भारत को उनकी उन्नत तकनीक और निवेश की सख्त जरूरत है। तो वही बता रहे हैं कि जो रेड टेपिज्म के कारण वो कई बार इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे में जो सिक्योरिटी है, सुरक्षा है, वो कॉम्प्रोमाइज तो हो जाती है, ठीक है। देखिए ना कि सुरक्षा और न्याय कॉम्प्रोमाइज हो रहा है निवेश से। आलोचकों की चिंता क्या है कि यह बदलाव भारतीय हितों के खिलाफ है और विदेशी कंपनियों को अनुचित लाभ देता है। मैंने इसकी बात की। दुर्घटना की स्थिति में जनता को न्याय मिलना कठिन हो जाएगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कहीं ना कहीं सरकार को और बेहतर तरीके से दोबारा से सोचना होगा। उपकरण निर्माता और गुणवत्ता और सुरक्षा के प्रति जवाबदेही कम हो जाएगी। ये दोनों लास्ट के जो पॉइंट हैं ये मेन कोर विषय है जिन पे कहीं ना कहीं सरकार को या उस विभाग को जिसने ड्राफ्ट को डिजाइन किया, जहां पे बात हो रही है, बाद में कुछ अमेंडमेंट के तौर पे कुछ ना कुछ चीजें देखनी होगी, जवाबदेही बेहतर करनी होगी, ठीक है। एक और बात, पारदर्शिता पे पर्दा क्या? धारा 39 ऑफ RTI विवाद क्या? विधेयक की जो धारा 39 है वो केंद्र सरकार को कुछ सूचनाओं को प्रतिबंधित घोषित करने का अधिकार देती है। मतलब RTI के तहत वो नहीं जारी कर सकते
जो धारा 39 है इस विधेयक की, शांति जो विधेयक है उसकी जो धारा 39 है वो एक शील्ड प्रदान कर रही है, ठीक है क्या? सबसे विवादास्पद खंड क्या है? धारा 39(4) क्या है? आरटीआई अधिनियम 2005 में किसी भी बात के होते हुए भी इस धारा के तहत प्रतिबंधित घोषित जानकारी उस अधिनियम के तहत प्रकटीकरण से वर्जित होगी। सरल शब्दों में क्या, एक बार जब सरकार किसी जानकारी को प्रतिबंधित घोषित कर देती है तो उस पर आरटीआई कानून नहीं लागू होगा। तो यहां पे भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो छुप रहा है, जिसको छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं सरकारें लगातार छुपाने की तरफ ही देख रही हैं। ठीक है, चलिए आरटीआई ओवरराइड की जो बात है कि आवश्यक सुरक्षा या गोपनीयता का जो ब्लैंक चेक, इस पे डिबेट चल रही है। ये जो मैंने जो इसके नुआंसेस है उनको मैंने ग्राफिकल तौर पे यहां बना दिया है। आप लोगों को मैंने अच्छा पिछले 2 वीडियो की पीडीएफ डाल दिए हैं, ये भी उस पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जरूर देख लेना कि आरटीआई अधिनियम की व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। और धारा 39 की व्यवस्था क्या है कि आप अनुरोध करेंगे अगर ये जानकारी प्रतिबंधित है, अगर हां तो ये डेडेंट, मतलब कोई अगर वो प्रतिबंधित जानकारी है तो आपको नहीं देंगे, कितने भी जरूरी हो, हजारों लोग मर गए हो, कोई मतलब नहीं उससे। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्या है, तुलनात्मक देखा जाए तो धारा 39 क्या करती है, प्रतिबंधित घोषित होने पर आरटीआई पूरी तरीके से लागू नहीं होगी, कोई जनहित का संतुलन परीक्षण नहीं, अपील या चुनौती का कोई रास्ता नहीं। मतलब अगर कह दिया कि प्रतिबंधित है तो फिर भारत का कोई भी कानून और किसी प्रकार का प्राधिकरण और कोई भी अदालत उसको सामने नहीं ला सकती, क्योंकि प्रतिबंधित है तो है। ये थोड़ा सा टफ बात है अधिनियम का, है ना। चलिए, तो 360 डिग्री रिलेशन, आर्थिक क्या है, सकारात्मक नकारात्मक, पर्यावरणीय। सकारात्मक क्या है, निजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा, तकनीकी उन्नति देखने को मिलेगी। नकारात्मक क्या है, मुनाफे के लिए सुरक्षा से समझौता का खतरा है, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया। सामाजिक सकारात्मक क्या है, स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सुरक्षा की बात होगी। नकारात्मक क्या है, परमाणु दुर्घटना का खतरा, स्थानीय समुदायों के व्यवस्थापन की बात हो सकती है। सकारात्मक क्या है, पर्यावरणीय में कार्बन उत्सर्जन में कमी, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता घटेगी। नकारात्मक क्या है, परमाणु कचरे का दीर्घकालिक खतरा और कहीं ना कहीं जल संसाधनों पर दबाव भी आएगा। पुनः कानूनी और राजनीतिक स्तर पर देखा जाए, सकारात्मक क्या है, एआरबी को स्वतंत्रता मिल रही है, थोड़ा वो रेगुलेटरी बॉडी बन रही है प्रॉपरली। विवादास्पद क्या है, आरटीआई ओवरराइड और जवाबदेही में जो कमी है, ये मतलब एक 360 डिग्री विश्लेषण जो मैंने किया वहां पे बताने की कोशिश की कि इसके क्या क्या आयाम है जिनको आपको कहीं ना कहीं देखना चाहिए। ठीक है, कुछ शब्दावलियां है। राइट ऑफ रिकॉर्ड्स क्या है, मुआवजा देने के बाद वास्तविक जिम्मेदार पक्ष धन वसूलने का कानूनी अधिकार, राइट ऑफ रिकॉर्ड से देख लेना। संवर्धन क्या है, वैधानिक दर्जा क्या है, भारी पानी क्या है, इसको देख लेना, पीडीएफ में अपलोड कर दूंगा। आगे की राह क्या हो सकती है, हमारा लक्ष्य है 100 गीगावाट का, लेकिन हमें सुरक्षा और पारदर्शिता को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्वीकारता क्या कि भारत के ऊर्जा लक्ष्यों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी आवश्यक है, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन यह सख्त नियामक निगरानी के साथ होनी चाहिए ताकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी हो जहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। ठीक है, चिंता क्या है, आरटीआई से छूट एक गंभीर चिंता का विषय, थोड़ी देर पहले मैंने इसका डिस्कशन किया था, और यह पारदर्शिता के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। ठीक है, जो ट्रांसपेरेंसी होती है उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है उसके अगेंस्ट जाता है। आवश्यकता क्या है, विदेशी निवेश को आकर्षित करने और जनहित की रक्षा करने के बीच में एक नाजुक संतुलन साधना जरूरी है, जो आप इस इमेज में देख सकते हैं कि इस प्रकार का एक बैलेंस जो है वो बहुत जरूरी है। ठीक है, क्या है कि निश्चित तौर पर विधेयक सफल क्रियान्वयन सरकार की प्रतिबद्धता और नियामक संस्थाओं की दक्षता पर निर्भर करेगा। सरकार को क्या सुधार देखना है, नियामक ढांचे को निरंतर मजबूत करे, विश्व स्तरीय आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया तंत्र के समान कोई प्रतिक्रिया तंत्र बनाए, पारदर्शिता के वैकल्पिक तंत्रों की मजबूती यानी कि आरटीआई को लागू नहीं है इस पर काम किया जाए, और दुर्घटना की स्थिति में त्वरित और न्यायपूर्ण मुआवजा की व्यवस्था को इंश्योर किया जाए। ये भी कहीं ना कहीं सरकार के ध्यान देना चाहिए सरकार को। ठीक है, तो एक ये आर्टिकल था जहां पे मैंने शांति बिल के बारे में, उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में 360 डिग्री इवोल्यूशन किया। आशा करता हूं आपको ठीक ठाक रूप से समझ में आएगा। ये पीडीएफ मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसको अभी वापस से दिखा दूंगा। उसके पहले बताता चलूं, जो हमारा शानदार अद्भुत अदम्य जो हमारा प्रतिज्ञा बैच है, ये बैच नया जो है 26 दिसंबर को शुरू हो रहा है। शाम का बैच है, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश तीनों में अवेलेबल है। 2028 की बैच की बात कर रहा हूं, 2027 या उसके आगे के बैचेस भी अवेलेबल हैं। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेगा तो यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट इन दिस। कोड जो फ्लैश कर रहा है, यूज दिस कोड फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। सेम गोज विद हिंदी लिटरेचर के बैच में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, बहुत जल्दी एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। विकास लाइव कोड का प्रयोग करेंगे तो इस बैच से जुड़ सकते हैं। बिहारी सतसई से ये बैच शुरू हुआ है। डिटेल्स आपको स्टडी IQ की ऐप में मिल जाएंगी। ये मेरा टेलीग्राम है, स्कैन करिए, जुड़िए, पीडीएफ यहीं पे मिलेगा। ये इंस्टाग्राम है, यहाँ पे भी बातें मुलाकातें हो जाएंगी। हर डिस्कशन के लिए ओपन है, स्कैन करके जुड़ सकते हैं, ऑफिशियल विकास सर्च करके जुड़ सकते हैं। आपकी कॉल है, इस विषय पे आपकी क्या राय हमें बताते जाइएगा। थैंक यू सो वेरी मच, धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।